नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम टारगेट कर रहे हैं रिट एग्जाम जो 2025 है हमारा उसको, और उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं जो रिट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे, उन सभी क्वेश्चन पेपर में L1 और L2 के जो पेपर थे उनके बारे में। ठीक है, और सब्जेक्ट आपको पता ही है मैथमेटिक्स है। तो पिछला वीडियो जो हमारा था वो 2015 में L2 के लिए था, और ये वाला जो वीडियो, ये वाला जो क्लास है वो आपके 2015 में जो L1 का पेपर था उसके लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिट 2025 लेवल 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। आपको एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम और भी अच्छे से मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, ये इस तरह से हो गया। ये वैल्यू है आपकी बी के लिए, ये सी के लिए, ये ए के लिए, ये है आपका ई के लिए, ये है आपका डी के लिए। ये आपको यहाँ पर एंगल दे रखा है और ये भी एंगल दे रखा है। ये एंगल दे रखा है आपको कितना 50, ये एंगल दे रखा है आपको कितना 3030, और ये एंगल दे रखा है आपको कितना 25। लिखा हुआ भी आपके सामने, ये 25 डिग्री है। ठीक है भाई, आपको एंगल पूछ कौन सा रहा है, आपको एंगल पूछ रहा है ए ई डी। ए ई और डी जो है वो एंगल आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बाहर वाला जो ये एंगल है ये पूछा जा रहा है, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे, देखिएगा। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या नाम है जिसका, ABC। बिल्कुल ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल के सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 180। ये 30 है, ये 50 है, तो 180 में से 30 50 मतलब 80 माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 100 डिग्री। बिल्कुल सही है। फिर जैसा कि हमें पता है ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये एक पॉइंट है। एक लाइन पर, एक पॉइंट पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 180। तो दो कोण बन रहे हैं, उसमें से ये कितना आपका 100, तो ये कितना होगा 180 माइनस 100 मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 80 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ये त्रिभुज है आपके सामने एक, बिल्कुल सही है। इस त्रिभुज में दो अंतः कोण पता है आपको, एक तो 25 डिग्री जो कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है प्रश्न में, ये रहा 25, और दूसरा इंटरनल एंगल, दूसरा अंतः कोण हमने निकाला कितना 80 डिग्री। तो जो थ्योरम होती है, जो प्रमेय होती है आपकी किसी भी त्रिभुज के लिए, उस प्रमेय, उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो किसी त्रिभुज के दो अंतः कोण अगर आपको पता हो और तीसरे अंतः कोण का बाह्य कोण निकालना हो, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं। सिंपली जो बाह्य कोण होता है तीसरे अंतः कोण का, वो अंदर वाले जो दोनों अंतः कोण पता है उनके योगफल के क्या होता है, बराबर। तो इस थीटा का मान हो जाएगा 80 प्लस कितना 25, जो कि कितना आंसर करेगा आपको 105 डिग्री। कौन सा है भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड नंबर के बारे में। डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। ये लाइन है जिसको ए बी कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये एक और लाइन है जिसको सी डी कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये एंगल आपका कितना कहा जा रहा है, 50 डिग्री कहा जा रहा है यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ओ कहा जा रहा है, और ये एंगल शायद आपको पूछा जा रहा है। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी बिल्कुल परस्पर बिंदु ओ पर काटती है, काट रही है ओ पर। यदि ए ओ सी ये वाला एंगल जो है कितना है 50 डिग्री, तो बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है। एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी रेखा पर, एक पॉइंट पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180। दो कोण बन रहे हैं आपके सामने, उसमें से एक 50 है तो दूसरा क्या होगा, 180 में से 50 माइनस कर देंगे, तो 180 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके 130 डिग्री। ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, देखिए भाई। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 मीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। आयताकार खेत का विकर्ण पता है, परिमाप पता है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है, बिल्कुल बता सकते हैं। आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है भाई, किसी भी आयत का रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके, 17 के।
इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो एक तरह से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 17 का स्क्वायर जो कि होता है 289। बिल्कुल ठीक है। परिमाप कितना है 46 मीटर। किसी भी आयत का परिमाप होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी जो कि किसके बराबर है 46 के। 2 से ये कटेगा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक बीज गणित में अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, वैसे ही ए और बी की जगह एल प्लस बी का होल स्क्वायर बनाकर लगाऊंगा तो क्या निकल कर आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 LB। वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB जो आता है वो। एल प्लस बी मुझे पता है कितना है 23, तो ये लीजिए 23। बिल्कुल ठीक है। और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे सामने है कितना 289, और 2LB आपका यूं का यूं पड़ा है। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बस इनकी वैल्यू रख ली हमने, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। 23 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 23 का। 23 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भाई 529। इसमें से 289 इधर आकर लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 529 में से 289 ये 0, 12 में से 8 करोगे 4, और फिर ये 4 में से 2 करोगे तो कितना होगा भाई 2, और उधर कितना है 2LB है, 2 से इसको काट लोगे तो 120 आ जाएगा। L इंटू बी निकल कर आया 120, मतलब ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए भाई क्या कह रहा है आपको, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा क्या होता है तीसरी से बड़ा ही होता है। तो पहला ऑप्शन तीसरी से छोटा नहीं, तीसरी भुजा से बड़ा बिल्कुल सही है, तीसरी भुजा के बराबर बिल्कुल भी नहीं, 2/3 ऑफ थर्ड साइड बिल्कुल भी नहीं, बड़ा होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है पांचवा देखिए, the ratio of the volumes of two cube is 27:64, then what will be the ratio of the areas of the surfaces। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहले घन की भुजा मान ली a, तो इसका आयतन क्या होगा a क्यूब। दूसरे घन की भुजा मान ली हमने b, तो उसका आयतन क्या होगा b क्यूब। तो इनका अनुपात ये लीजिए अनुपात, तो ये अनुपात आयतनों का दे रखा है कितना 27 और 64। क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट करेंगे, तो 27 का क्यूब रूट करने पर 3, 64 का क्यूब रूट करने पर 4, तो ए और बी का अनुपात आएगा 3:4, मतलब भुजाओं का अनुपात आएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो अगर ए भुजा बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है ए भुजा वाले घन का 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, वैसे ही बी भुजा वाले का 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये अनुपात हो गया। तो 6 से 6 कट गया, ए और बी का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई क्या कह रहा है आपको, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ, गणित विज्ञान है किसका भाई, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, या मानव जीवन का, कैलकुलेशन का। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में केवल केवल और केवल आपके कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, तो सारा मामला सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ द सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हु सेड दिस स्टेटमेंट। ये कथन किसने कहा है कि गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। किसने कहा भी, बेकन ने कहा, या हॉगबैन ने कहा, या लॉक ने कहा, या डटन ने कहा। तो ऑप्शन होगा आपका हॉगबैन, मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, इनमें से कौन सा सही है। सिंपल सा आपका एलजेब्रा बीज गणित का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि याद ही होना चाहिए आपको। जैसे अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था ना यहाँ पे, ये देखिए इस वाले में, तो वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और प्लस होता है तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता है, इतना ही फर्क है। ऐसा कहाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बराबर वाला केस होगा, और बराबर वाला केस इन दोनों में है, लेकिन ये प्लस में आ गया इसलिए गलत है, माइनस में होगा तभी सही होगा। प्लस में होता तो कब सही होता, जब ये a प्लस बी होता उस समय सही होता। चलिए तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी, क्या कह रहा भाई, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, या मानसिक महत्व है।
तो उसका महत्व केवल और केवल कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर मानसिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा आपको। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। कहाँ होता है भाई? वह सांस्कृतिक में होता है, मनोवैज्ञानिक में होता है, सामाजिक में होता है, या इकोनॉमिकली आर्थिक में होता है? इकोनॉमिकली होता है ना, पैसे गिनना करना वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए भाई, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है? विषय वस्तु से है, मूल्यांकन प्रविधियों से है, उद्देश्यों से है, या फिर सीखने की क्रियाओं से है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उनसे है, तो सी ऑप्शन मतलब उद्देश्यों से। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिएगा भाई। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ऑफ ऑब्जेक्टिविटीज मतलब उद्देश्यों का, दूसरा नेचर प्रकृति का, तीसरा लेवल ऑफ द डिफिकल्टी मतलब कठिनाई स्तर का, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला, उद्देश्यों का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? रिलेटिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, वैलिडिटी मतलब वैधता, ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता, या ऑल ऑफ दीज मतलब उपयुक्त सभी। तो रिलेबिलिटी रिलेबल होता है, वो रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, इसलिए आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है 14वां देखिए। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? प्लानिंग करना बिल्कुल है संबंधित, गाइडेंस करना, मार्गदर्शन करना बिल्कुल है संबंधित, टीचिंग वो तो है ही है, और चौथा क्या है? बजट पास करना, वो अध्यापक का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज। अप्रक्षेपित मतलब नॉन प्रोजेक्टेड। दूसरा है डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, प्रक्षेपित या इनमें से कोई नहीं। दिखती सी बात है, एक्सपीरियंस और वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है एक्सपीरियंस के लिए? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 16 16। क्या कह रहा है देखो भाई। When the number 3 power 98 is divided by 5, then the remainder is। संख्या 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, ये आपको पूछ रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं। 3 की पावर 98 में डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो 3 की पावर 98 निकालकर 5 का भाग देने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, यूनिटी मेथड इकाई अंक जो होता है उससे हम इसको करने की कोशिश करते हैं, यूनिट डिजिट वाले मेथड से। देखिएगा 3 की पावर 98 को मैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 96 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 96 और 2 फिर से कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, अपॉन में 5। 3 का स्क्वायर हम सबको पता है 9 होता है। 3 की पावर 96 निकालनी नहीं है। ठीक है, इकाई अंक वाला मेथड लगाना, यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाना, तो उसके अकॉर्डिंग जो पावर होती है उसमें हम किससे डिवाइड करते हैं? हमेशा 4 से करते हैं। और 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं उसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी चलती है, हर चौथे स्थान पर वही इकाई अंक वापस आता है, इस वजह से। तो इसमें अगर मैं 4 का भाग दूंगा, जो कि मैं देख रहा हूं 4 से 2 बार गया और 4 से 4 बार गया, मतलब पूरा पूरा चला गया। तो जब भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो उसके आधार में जो है उसकी घात 4 बना दी जाती है। और अगर शेषफल 1 बचता है तो घात 1 बना दी जाती है, शेषफल 2 बचता है तो घात 2 बना दी जाती है, और शेषफल 3 बचता है तो घात 3 बना दी जाती है। अब ये मत कहना सर अगर शेषफल 4 बचे तो 4 का भाग देने पर कभी भी शेषफल 4 नहीं बचेगा, 4 का भाग तो 4 में चला जाएगा, जैसा कि यहाँ हुआ है। बटा में कितना है? 5। 9 में 5 का भाग दूंगा, बिल्कुल दूंगा, शेषफल कितना बचेगा? 4। बिल्कुल लिख लिया भाई। 3 की घात 4 हमें याद होनी चाहिए कितना होता है? 81 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है, और 3 की घात 4 मतलब 3 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर मतलब कितना? 9। 81 में अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 80 टाइम्स। ठीक है, मतलब 80 जो है 81 में से वो तो चला जाएगा, कितना बचेगा? कितना फिर आपके पास बचेगा? कितना? सिर्फ और सिर्फ 1। तो इसका मतलब 1, तो 4 का 1 से गुणा कितना बचेगा आपके पास? फाइनली शेषफल 4, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच करवा रहा है आपका? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। 4 माइनस 2 माइनस 9 पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर भाग 1 प्लस कितना? 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 4 माइनस, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। 2 माइनस 9 कितना होगा भाई? माइनस का 7। बिल्कुल सही है।
और -7 की पावर 0 करूंगा तो मैं किसी की भी पावर 0 करूं, किसी की भी पावर 0 करूं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स घातांक के नियम के अनुसार उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 ही आती है। तो मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 0। सॉरी 0 नहीं, 1 आ जाएगी। किसी की पावर 0 करने पर वैल्यू 1 आती है। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। बिल्कुल सही है। आगे वाला 4 तो हमने छेड़ा ही नहीं है और इस माइनस को अभी तक हमने किया ही नहीं। इस प्लस को हमने छेड़ा नहीं अभी तक। 3 का स्क्वायर है, उस पर डिवाइड करना है 1 से, तो वही आने वाला है 3 का स्क्वायर ही, और प्लस 3 यूं का यूं पड़ा है। 4 माइनस 1 करूंगा 3 आएगा, बिल्कुल सही है। 3 का स्क्वायर 9 है, उसमें 1 से डिवाइड करूंगा 9 ही आएगा, बिल्कुल सही है। और वो प्लस का 3 अपनी जगह पर ही है। तो 3 प्लस 3 6 प्लस 9 कितना? 15। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आया सी, मतलब 15, जो कि वैल्यू है आपकी। अगला देखिए, 10,000 प्लस 10 वंस प्लस 10 10 इक्वल्स टू, ठीक है, 10,000, 10 इकाई, 10 दाही किसके बराबर है? 10,000। तो ये लीजिए 10 और 1000, ये लीजिए 1000, तो ये हो गया आपका 10,000, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है 10 इकाई, तो ये 10 और ये इकाई, तो ये लीजिए 10 और ये रहा 10। क्योंकि इकाई दाही जो भी होगा, लिखना नंबर तो राइट साइड से ही शुरू करेंगे हम। यूनिट प्लेट्स, यूनिट प्लेस मतलब इकाई के स्थान से ही लिखना शुरू करेंगे, तो वही मैंने लिखा है। 10 दाही, तो ये लीजिए 10 और ये दाही, तो ये कितना होगा? 100। तो लिखना तो यहीं से शुरू करना, तो ये लीजिए लिख दिया। अब ये है कितना जोड़ने पर, वो आपको कह रहा है, तो जोड़कर देख लेते भाई। ये 0 आ गया, बिल्कुल आ गया। ये 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। ये 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। ये 0 आ गया और ये आपके 1 आ गया। 10110, तो 10110 कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, किसके बराबर है? वही पूछ रहा है। निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या से, ये जितने भी घंटे, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन में जितने घंटे हैं उसमें जितने सेकंड होते हैं उसके बराबर है क्या 10 दिनों में मिनटों की संख्या? ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं एक दिन में। बहुत ही अच्छी बात है। तो 10 दिन में घंटे कितने होंगे? 10 इंटू 24 घंटे होंगे। लेकिन 10 दिनों में घंटों की संख्या नहीं, मिनटों की संख्या। तो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं भाई? 60। तो इतने घंटों में मिनट कितने होंगे? 60 से गुणा कर लेते हैं। परफेक्ट है। फिर ये बराबर है, ये लीजिए बराबर है किसके? निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। कितने घंटों में सेकंडों की संख्या पता नहीं, माना n घंटों में। तो घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, लेकिन बात मिनट नहीं, बात सेकंडों की हो रही है, तो और 60 से गुणा करेंगे तो ये घंटे सेकंडों में बदल कर आ जाएंगे। बस n की वैल्यू निकाल लो। कुछ कट रहा है 60 से, तो 60 ही जा रहा है। और एक जीरो से आपका एक जीरो गया, और 6 से 24 जा रहा है कितनी बार? 4 बार। तो 4 आया n का मान, और n हमने क्या माना था? घंटे। तो कितने नंबर ऑफ आवर्स निकल कर आ रहे हैं? 4 नंबर ऑफ आवर्स, 4 घंटे निकल कर आ रहे हैं। चलिए भी, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए। विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लीस्ट, मतलब निम्न से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो बहुत ही आसान है इसको करना, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, जो भी भिन्नें आपको दे रखी है उन सभी भिन्नों के जो अंश और हर का अंतर है, वो अंश और हर का अंतर क्या है? यहाँ पर बराबर है। और जब हमें पता है भिन्नों की तुलना करते समय अंश और हर का अंतर अगर बराबर होता है, तो वही भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा हो, और वही भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका अंश न्यूमरेटर क्या हो? सबसे छोटा हो। अंतर कितना है भाई? एक का, एक का, एक का और एक का। तो डेफिनेटली सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? ये वाली। और सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी होगी? ये वाली। सबसे छोटी पूछा है तो बिल्कुल हम इसको टिक कर सकते हैं। 10/11, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, इनमें से कौन सा सही है? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिएगा, ये नंबर स्केल चलती है आपकी, बिल्कुल चलती है भाई। ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं हम, डैश 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 करते हुए जीरो पर, और आगे ऐसे डैश डैश प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना धनात्मक ना क्या होता है, ऋणात्मक, उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हमें पता है कि नेगेटिव में जितना छोटा नंबर लिखते हैं वैसे वैसे वो पॉजिटिव की और क्या होता है,
अग्रसर होता है, उधर क्या होता है, फॉरवर्ड होता रहता है। तो इसका मतलब ये पता चल चुका है कि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी हमको नजर आती है वो वैल्यू आप सही में क्या होती है, बड़ी होती है। पहला ऑप्शन -16 और -15, क्या -16 बड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं, -15 बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला, माइनस में जितना छोटा होता है उतना ही उसका मान बड़ा होता है, तो ये छोटा है, वैसे माइनस में 15 जो है अगर देखा जाए तो वैसे तो बड़ा है, लेकिन 16 और 15 को देखा जाए तो आपको छोटा नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो -20 बड़ा होगा क्या, नहीं, -16 बड़ा होगा, तो ये भी गलत है। -16 ये एक से बड़ा होगा क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो धनात्मक संख्या है वैसे ही। अब -16 और -3 में रिलेशन क्या है कि -3 -16 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो -3 बड़ा होगा किससे, -16 से, ठीक है। क्योंकि हमें पता है माइनस में जितना वैल्यू छोटा होता है उसका मान जो है उस नंबर स्केल पर उतना ही क्या होता है, बड़ा। चलिए, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो। देखिएगा, पूर्ण वर्ग वाली बात को एक बार के लिए साइड में करें, तो ये डेफिनेशन बन रही है किसकी, एलसीएम की, लसअप की। और एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से विभाज्य हो, लेकिन शर्त है पूर्ण वर्ग की, उसको विशेष ध्यान रखना है। तो पहले तो वो संख्या निकालता हूं जो इनसे विभाज्य हो, छोटी से छोटी मतलब इनका एलसीएम निकालता हूं। तो 10 क्या लिख सकता हूं भाई, 5 × 2, बिल्कुल सही है, प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं। 12 को क्या लिख सकता हूं भाई, 4 × 3, और 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। 15 को क्या लिख सकता हूं भाई, 5 × 3, बिल्कुल 5 × 3। 18 को क्या लिख सकता हूं भाई, 6 × 3 या 9 × 2, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2। सही है, बिल्कुल सही है। अब ले लीजिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रखे हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रखी है, 2 आ रखी है, 3 आ रखी है और 5 आ रखी है। अब जो भी आपने प्राइम नंबर लिखे हैं इनकी जो अधिकतम मैक्सिमम पावर है उसको लिख लीजिए। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। टोटल पावर नहीं लिखनी है, जो अधिकतम है वो लिखनी है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। और 5 की मैक्सिमम पावर एक ही है। काउंट मत कर लेना, टोटल तो 2 है, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं जो कि एक ही है। अब ये आ गया इनका एलसीएम, लेकिन ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें एक शर्त और लगानी है, कौन सी, पूर्ण वर्ग की। तो पूर्ण वर्ग के लिए 2 2 के जोड़े बनने चाहिए, और ये अगर पूर्ण घन कहता तो 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो यहां पर तो 2 के 2 जोड़े हो गए, ठीक है, 3 के भी 2 जोड़े हो गए, लेकिन 5 अकेला इसका जोड़ा बनाना है तो 5 से गुणा कर देंगे, तब ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9, गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4, गुणा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 का 4 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 100, और 100 का 9 से करूंगा तो कितना होगा, 900। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, ये एलसीएम नहीं है, एलसीएम में भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है, एलसीएम तो यही खत्म हो चुका था इसका। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, बिल्कुल देख सकते हैं। 256 की पावर आपको कह रहा है कितनी है भाई, 0.16, बिल्कुल ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में क्या कह रहा है आपको, 16 की पावर कितनी है भाई, 0.18। तो ये 16 की घात है और ये 256 की घात है, और बीच में गुणा है, तो दोनों आधार समान कर लेते हैं। 16 को तो 256 कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी पावर से ही पता चल रहा है वो 16 खुद भी पूरा नहीं है, क्योंकि घात एक भी पूरी नहीं है वहां पर। हाँ, 256 को मैं 16 के आधार में जरूर लिख सकता हूं, क्योंकि 256 16 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर लगा दिया, और पहले से 0.16 लगा हुआ ही है, और ये 16 और उसकी घात कितनी, 0.18। 16 का 2 से गुणा करूंगा 32 होगा, और पॉइंट लगाना तो 0.32 हो जाएगा। तो यहीं पर लिख लेते हैं कितना, 0.32। अब हमें पता है जब मल्टीप्लीकेशन और बेस वैल्यू सेम हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। आधार समान है 16 16, ठीक है, और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 0.32 और 0.18 को जोड़ लूंगा तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, 0.50, मतलब 0.5 हो गया एक तरह से। तो 16 की पावर कितनी आ गई आपके पास, 0.5। चलिए, अब पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगाकर 5 से 10 कैंसिल कर कर 1/2 भी लिख सकता हूं। तो 16 की पावर 1/2 है, और किसी की पावर 1/2 होना मतलब उसका स्क्वायर रूट होना होता है, और 16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट करूंगा तो 4 आएगा। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। Two numbers are in the ratio of 3 raised to 4 and the LCM is 84. Then which is the larger number of these two numbers? दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, ठीक है, और इनका एलसीएम जो है वो कितना है आपके पास 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल बता सकते हैं। इनका अगर अनुपात हटा दूं संख्याओं का तो संख्याएं मेरे को नजर आएगी 3x और 4x। x क्या है? x वो है जो इन दोनों में मैक्सिमम क्या था आपके पास कॉमन था, जिसको हम कहते हैं इनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड था, वो था x, जो कि आपका रेशियो का साइन अनुपात का चिन्ह हटाने पर हमने लगा दिया, क्योंकि अगर वापस अनुपात लगाऊंगा तो वही चीज कटेगी जो सबसे ज्यादा दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में तीनों में जितनों में भी सबसे ज्यादा कॉमन होता है वही तो उनका मसप होता है। चलिए, तो पहली और दूसरी संख्या आ गई। तो हमें पता है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, जो कि हमने ये कर लिया, ये मल्टीप्लीकेशन ये गुणनफल उन संख्याओं के लसप और मसप के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो इन संख्याओं का लसप कितना है, 84 है, बिल्कुल सही है। और मसब कितना है, वही जो आपने x लगाया, बिल्कुल ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, तो कर लेते हैं ये x से कोई सा भी एक x। 4 से इसको कर लेता हूं भाई, कितनी बार, 2 और 1 बार। 3 से इसको कर लेता हूं कितनी भाई, 7 बार। तो जो x है उसकी वैल्यू निकल कर आई कितनी, 7। लेकिन हमें मसप नहीं पूछा है, बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा है। तो जब हमने अनुपात हटाया तो उनके साथ x लगाया तब वो संख्याएं निकली। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका अनुपात बड़ा होगा, 3 बड़ा या 4, 4। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4, x है, और x कितना है, 7। तो कितना हो गया, 28। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इनका लसअप क्या होगा, 1/3 का, 2/9 का, 5/6 का और 4/27 का। तो जब कभी भी भिन्नों का एलसीएम लिया जाता है तो जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उनका एलसीएम लेते हैं, और जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उनका एचसीएफ लेते हैं। और यही अगर भिन्नों का मसप निकालना हो, महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना हो, तो जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उनका मसप लेंगे, और जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उनका लसप लेंगे। अभी एलसीएम निकालना है तो जितने भी अंश है उनका एलसीएम ले लो भाई। तो 5, 4 और 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5 और 4 का गुणा कर लो, कितना हो गया, 20। वही इन सब का एलसीएम होगा, क्योंकि 20 लूंगा तो 2 उसमें आ ही जाएगा, और 1 को तो आवश्यकता है नहीं। 3, 9, 6 और 27 जो हर में है उनका मसप लेंगे। तो 3, 9, 6, 27 के लिए वह सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको कैंसिल करती हो वही उनका मसप होगी, और वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। तो 20/3 मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई 26 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 7 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 4, देन व्हाट इज द थर्ड नंबर। तीन संख्याओं में से दो संख्याओं का एवरेज आपको, और तीन संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है। तीन संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 7, तो टोटल कितना हो गया, 21। बिल्कुल ठीक है। अब इन्हीं तीन में से दो संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 4। तो दो संख्याओं का औसत अगर 4 है तो दो संख्याओं का टोटल हो गया कितना, 8। तो तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटाऊंगा तो एक संख्या निकल कर आएगी, और वही संख्या पूछी है वो कौन सी है। तो 21 में से 8 कम करना है, बिल्कुल कर लेंगे। 2 इधर हो गया, 11 उधर हो गया, तो कितना होगा, 13। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए 27 देखिए। मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, बिल्कुल बता सकते हैं। खरीदी कितने में, 2,50 में, बेची कितने में, 3,48 में। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लीकेशन में 100 आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी, क्रय मूल्य आएगा जो कि कितना है, 2,50,000। ऊपर क्या आएगा, जितने का जो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है वो, और फायदा क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए तो 3,48,000 में से 2,50,000 हम कर लेते हैं कम। तो कितने का फर्क आएगा भाई, 2,50 से 3,48 आप आराम से देख सकते हो, 50 इधर और 48 उधर है, तो कितना आ जाएगा, 98 कितना, 000। बिल्कुल ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 0 से 3 0, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 से 0,
और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 बार और ये गया कितनी बार, 5 बार। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से इसको कर लेते, 5 से ये चला जाएगा कितनी बार, एक बार, फिर बचेगा कितना आपके पास 4, तो 48, तो 9 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45, तो 3 बचेगा 30 होगा, तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 19 दूना 38 हो गया और ये 12 हो गया, तो 38 और 12 कितना हो जाएगा, 39.2। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। 144 पेन बेच रहा है, ध्यान रखिएगा, और हो क्या रही है, हानि। तो हानि क्या होती है, लॉस क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी लॉस की बात कर रहा है, लॉस होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या, सेलिंग प्राइस। तो 144 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 144 सीपी मतलब क्रय मूल्य, माइनस 144 पेन की सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो 144 एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो सीपी माइनस एसपी हमने किया तो हमारा लॉस निकल कर आ रहा है, और 144 सीपी माइनस 144 एसपी किया तो 144 पेन का लॉस निकल कर आ रहा है, जो कि बराबर है, ये लीजिए बराबर है, इसके बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के लिए। 6 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 एसपी, बिल्कुल ठीक है। माइनस का 144 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 144 में 6 जुड़ेगा तो 150 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये कितना है, 144 क्या आपका सीपी। क्या पूछ रहा है, हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीपी ये जो वैल्यू कट रही है पहले तो वो काट लेते हैं। 144 हाफ कर लू तो कितना हो जाएगा भाई, ये 7 और ये कितना 2, इसको हाफ कर लू तो ये कितना हो जाएगा भाई 75। ठीक है, 5 और 7 12, और 7 और 2 9, इसको और कैंसिल कर लेते हैं। किससे कैंसिल कर ले भाई, ये कैंसिल हो जाएगा आपके किससे, 3 से। तो 3 से इसको कर लेते हैं, 3 से चला गया कितना 2 बार, और ये कितना 4 बार, और 3 से इसको कर लेते हैं, तो 3 से ये चला गया 2 बार, और ये चला गया 5 बार। अब मैं देख सकता हूं सीपी कितना है भाई, जो उधर लिखा हुआ है, और उधर कितना लिखा हुआ है 25। एसपी कितना है, जो इधर लिखा हुआ है, और इधर कितना लिखा हुआ है 24। 25 पे कोई चीज लाया और 24 पे कोई चीज बेची, तो कितने का नुकसान हुआ, 1 का। किस पर हुआ भाई, सीपी मतलब 25 पर, और परसेंटेज के लिए, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कितना आया भाई 4%। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिएगा। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 3 बटा कितना, 2 बटा कितना होगा, 5 होगा। तो 2 बटा 5 होगा उस धन का, तो इसका मतलब मूलधन कितना है, 5 इकाई, उसका 2 बटा 5 कितना है, 2 इकाई, वो क्या होगा, उसका ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज कितना है, 2 इकाई। अब साधारण ब्याज 2 इकाई बराबर होता है मूलधन मतलब 5 इकाई इंटू समय जो कि कितना है 10 वर्ष, इंटू ब्याज की दर जो कि निकालनी है, और बट्टा में कितना 100। 5 इंटू 10 50 से 100 गया कितनी बार, 2 बार, 2 का 2 से गुणा कितना 4, तो ब्याज की दर निकल कर आई कितनी 4%, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रही है आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा आज का। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ब्याज क्या होता है भाई, ब्याज होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। कौन सा ब्याज चल रहा है, सरल ब्याज। तो ब्याज कितना है 1,080, मूलधन कितना है 3,000, समय कितना है वही तो निकालना है, दर कितनी है 12% और बट्टा में कितना 100। डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, बिल्कुल सही है। एक जीरो से एक जीरो चला गया, बिल्कुल सही है। 12 से 108 9 बार चला गया, बिल्कुल सही है। 3 से 9 3 बार चला गया, बिल्कुल सही है। तो 3 आया किसका, समय का मान, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि रिट 2015 L1 के थे। आई होप मैं आपको अच्छे से समझाने में सफल रहा हूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये क्लास आपके लिए अगर उपयोगी रही हो, तो कृपया करके क्लास को शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे 2012 के पेपर के साथ।
जिसमें L1 और L2 के पेपर करवाऊंगा। और बहुत ही जल्द संडे को, मतलब परसों, ठीक है, संडे को हम सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। उसमें मैं लाइव क्लास लूंगा आपकी, और 7:30 बजे लाइव क्लास होगी आपके लेवल 1 की। माँ मैराथन क्लास होगी, पूरे मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर है उनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बात करेंगे हम अगले वीडियो में L1 और L2 के जो पेपर होंगे उनकी, और L1 और L2 के पेपर 2012 के। उसके बाद में लाइव क्लास आने वाली है 23 फरवरी को सुबह 7:30 बजे। तैयार रहिएगा उसके लिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने लिंक डाल दिया है, लाइव क्लासेस में जाकर आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेवल 1 सारे टॉपिक कवर करेंगे हम उस माह मैराथन क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।